नमस्कार मित्रों, ये वीडियो एक विशेष घटना के ऊपर है जो आज ही आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि मौलाना यादव, गलती से बुआ ने उसका नाम मुलायम यादव रख दिया। वो असल में उसका नाम मौलाना यादव होना चाहिए ना, काम उसके ऐसे हैं। तो मौलाना यादव की पुत्रवधू डिम्पल यादव निर्विरोध अनअपोज्ड इलेक्ट हो गई। तो वो कैसे हुआ कि वहाँ पे कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा नहीं रखा। क्यों खड़ा नहीं रखा कि मुलायम यादव ने कांग्रेस से अंडरस्टैंडिंग ये की कि यदि ममता बनर्जी मान लो कांग्रेस का सपोर्ट कैंसिल कर देती है तो मौलाना यादव कांग्रेस को सपोर्ट दे देंगे और बदले में शर्त रखी कि आप ये कन्नौज में जहाँ डिम्पल यादव ने फॉर्म भरा है वहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। तो कांग्रेस ने बात मान ली कि एक एमपी आए, वो भी कोई गारंटी नहीं है कि आए, और दूसरी तरफ मुलायम के जो भी 20-25 एमपी है वो मिलते हो सस्ते दाम में, थोड़े डिस्काउंट पे, तो रख लो। दूसरा सवाल आता है कि बहुजन समाज पार्टी, इसलिए क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जीतती भी नहीं, और दूसरा कि मायावती के बहुत सारे कार्यकर्ताओं पे उनके सीधे केस है। तो राज्य सरकार का उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, और इतना ज़्यादा प्रेशर था कि मायावती ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया वहाँ पे। अब जो छोटे मोटे इंडिपेंडेंट थे उनको तो मारपीट के फॉर्म डालने नहीं दिया, थोड़ा पैसा थोड़ा मारपीट। 2 इंडिपेंडेंट ने फॉर्म डाला, लेकिन उनको या तो धमकाया गया होगा और या तो ये पैसा दे दिया होगा, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। मेन क्वेश्चन आता है कि बीजेपी ने क्यों फॉर्म नहीं भरा। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी तो सर से पांव तक बिकी हुई पार्टियां हैं, वो तो सौदाबाजी के लिए ही बनी है। बहुजन समाज पार्टी भी इसी तरह, भारतीय बीजेपी भी इसी तरह की पार्टी है, लेकिन बीजेपी के बारे में कुछ लोगों को कुछ गलत धारणा है कि ये पार्टी कम करप्ट है। लेकिन ये जो कन्नौज में किया, कन्नौज में बीजेपी के कार्यकर्ता हर हाल में मौलाना यादव को हराना चाहते थे, क्योंकि मौलाना यादव ने आते ही एक ही सेकंड के अंदर जितने भी मुस्लिम क्रिमिनल से यूपी में सबको खुली छूट दे दी कि आपको जितनी मारपीट लूट करनी है करो। वहाँ पे आप गूगल करना मथुरा रायट, तो अभी मथुरा के पास बड़े पैमाने पर रायट हुए जिसमें पूरी बस्ती खाली कराने का प्लान था कि पूरी बस्ती खाली करा दो ताकि एक एरिया जो भी पूरा एरिया मुस्लिम क्रिमिनल के हाथ में आ जाए। और वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि आजकल मोबाइल आ गया, तो उन्होंने बड़ी संख्या में फटाफट मोबाइल फ़ोन किया और आसपास के गांव से लोग मदद करने हथियार लेके आ गए, विश्व हिंदू परिषद के और बजरंग दल के कार्यकर्ता। और पुलिस ने उनको लेकिन गिरफ्तार भी कर लिया, क्योंकि पुलिस का ऑर्डर है कि जो भी आदमी मुस्लिम क्रिमिनल को अप्रोच करता है उसको अरेस्ट करना है। तो पूरे यूपी में काफ़ी कार्यकर्ताओं पे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के कार्यकर्ता बुरी तरह पिट रहे हैं। तो उन्होंने तय किया था कि कन्नौज में किसी भी हालत में डिम्पल यादव को हराना है। तो सब लोग पहुंच गए थे वहाँ पे डिम्पल यादव को हराने के लिए, और यूपी के लोग भी इतने उकता चुके हैं मौलाना यादव की गुंडागर्दी से कि वो भी इस बार डिम्पल यादव को हरा देते। और डिम्पल यादव पहले भी एक बार चुनाव हार चुकी है। उसका एक और रीज़न है कि उस समय समाजवादी पार्टी के लोगों ने हराया, कार्यकर्ताओं ने हराया कि ये क्या परिवारवाद आपने चला रखा है कि आपके परिवार के बाहर आपको कोई अच्छा आदमी दिखता ही नहीं। यानी समाजवादी पार्टी के अंदर भी इस परिवारवाद का इतना विरोध है कि वहाँ पे यदि बीजेपी कैंडिडेट खड़ा रखती और 10 पैसा भी खर्च नहीं करती चुनाव प्रचार में, तो बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाता। तो इसलिए मौलाना यादव ने, जो गडकरी है उसको, जो मुझे नोएडा के कार्यकर्ताओं से इंफॉर्मेशन मिली, वो नोएडा के कार्यकर्ता कन्नौज पहुँच गए थे डिम्पल यादव को हराने, और काफ़ी तैयारी करने का प्लान बनाया था, और सारे प्लान पे पानी फिर गया क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट ने फॉर्म ही नहीं भरा। तो कि गडकरी को 25 करोड़ रुपया दिया गया, मौलाना यादव ने गडकरी को 25 करोड़ दिया कि भाई आप कैंडिडेट खड़ा मत रखो। और जो राजनाथ सिंह है वहाँ का स्टेट लीडर, उसके बेटे को, उसके भतीजे को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला यूपी गवर्नमेंट से, और इसलिए दोनों बिक गए, राजनाथ सिंह और गडकरी। और उन्होंने लोकल कैंडिडेट जो था उसको बोला कि तू फॉर्म मत भरना। तो अंत में नाटक भी किया कि जब 2-3 दिन, क्योंकि इलेक्शन में 7 दिन होते फॉर्म भरने के, ऐसा नहीं होता कि इलेक्शन का नोटिफिकेशन हुआ और दूसरे दिन फाइनल डेट होती है। असेंबली के इलेक्शन में मिनिमम 7 दिन का टाइम होता है। तो जब पहले दिन फॉर्म नहीं भरा, दूसरे दिन फॉर्म नहीं भरा,
तीसरे दिन फॉर्म नहीं भरा तो कार्यकर्ताओं में काफ़ी विद्रोह की भावना आने लगी। तो कुछ कार्यकर्ताओं ने बोला कि हम इंडिपेंडेंट खड़े हो जाएंगे, और यदि एक आदमी भी बीजेपी का इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाता है तो मौलाना यादव इलेक्शन हार जाते। तो उस कैंडिडेट ने नाटक किया कि हाँ मैं फॉर्म भरने वाला हूँ। तो उसने बोला कि चलो, जो आखिरी दिन है उस दिन बोला कि इस दिन मैं फॉर्म भरने जाऊँगा। तो जिस दिन फॉर्म भरने जाने वाला था उस दिन 1 बजे तक वो दिखाई नहीं, उसका नामो निशान आता पता कुछ नहीं। फिर किसी तरह से कार्यकर्ता उसको ढूंढ लाए तो उसको गाड़ी में बैठा, और उसके बाद 2-4 सपा के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी रोक दी, और वो आदमी झूठ बोल रहा है कि मुझे कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर की ऑफिस फॉर्म भरने के लिए जाने नहीं दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उसने कोई पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं की, उसने कोई पुलिस को कॉल नहीं किया, उसने किसी स्टेट लीडर को नहीं बोला कि आके मेरी मदद करो। पूरा सर से पांव तक दिख रहा है कि वो लोग, कैंडिडेट का प्लान था कि एक नाटक करना था कि कार्यकर्ताओं को दिखे कि वो फॉर्म भरने जा रहा है, लड़ाई होने वाली है, मतलब इलेक्शन होने वाला है, चुनाव लड़ने वाला है, लेकिन अंदर से पहले से तय था कि वो फॉर्म भरने के लिए कार्यालय में नहीं जाएगा। और फाइनली वो नाटक के बाद उसने बोला कि भाई मुलायम सिंह के कार्यकर्ताओं ने मुझे फॉर्म नहीं भरने दिया। वो सबसे बहुत झूठी बात है। देखो, मुलायम सिंह के गुंडे इतने हैं कि एक आम आदमी की पिटाई करके क्या उसको गायब भी कर दें, पर यह बात मुमकिन नहीं है कि बीजेपी जिसकी 7 राज्यों में पॉलिटिकल मतलब गवर्नमेंट चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट चल रही है, और जिसके 110 MP है, ये कोई छोटी मोटी पार्टी थोड़ी है। अडवाणी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन, सुषमा स्वराज अडवाणी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, यदि वो एक दहाड़ लगाए तो 100 CRPF के लोग वहाँ पे उस कैंडिडेट के प्रोटेक्शन के लिए आ जाएंगे, और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उस कैंडिडेट को कार्यालय में जाने के लिए रोक सके। ये क्या बकवास चल रहा है कि कैंडिडेट को कार्यालय तक पहुँचने नहीं दिया? क्यों उसने CRPF नहीं बुलाई, या क्यों उसने पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मांगा? और ये बात ही तो, आज तो मोबाइल का जमाना है, एक मोबाइल फरोख 5 लीडर को तुम 5 मिनट के अंदर 10 लीडर के साथ बात कर सकते हो। और क्या किसी भी सेंट्रल लीडर ने इलेक्शन कमीशन को बोला कि भाई अभी CRPF का प्रोटेक्शन दो हमारे कैंडिडेट को, क्योंकि उसको फॉर्म भरने जाने से रोका जा रहा है? ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। इससे साफ साफ पता चलता है कि गडकरी का डिसीजन था कि वहाँ का कैंडिडेट है वो फॉर्म ही नहीं भरेगा। और इसकी वो रीज़न भी है जो मैंने बताया कि उसको 25 करोड़ मिले, और ये राजनाथ सिंह के भतीजे को कॉन्ट्रैक्ट मिला। इससे दिखता है कि ये जो पार्टी है वो कितनी बिक चुकी है। गडकरी है वो बिजनेसमैन है, वो तो आप सामने, उसके बिजनेस भी मतलब ऐसा नहीं कि कोई हाईटेक बिजनेस कर रहा हो, कोई बहुत बड़ी दवाई बनाने की कंपनी हो, या तो कोई उद्योग हो, या उसका कोई बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी हो, या जेनेटिक्स की कंपनी। ऐसा नहीं। बिजनेस किस तरह का है कि गवर्नमेंट के लाइसेंस ले रखे हैं उसने दारू बनाने के, और ये शुगर फैक्ट्री के, वो पूरा लाइसेंस कोटा वाला राज है। ये कोई मेरिट वाला बिजनेस नहीं है, लाइसेंस कोटा वाला राज है। और उससे वो 2 नंबर के, और ये जो बिजनेस है इथानॉल का, मोलेसिस, इथानॉल, शुगर का, वो आधे से ज़्यादा 2 नंबर का होता है। तो ये बेसिकली 2 नंबर का बिजनेसमैन है, और लीडर बन बैठे हैं। अधिकतर पार्टियों में अब क्या हुआ है कि जो बीजेपी के जो इस तरह के नेता है, गडकरी है, राजनाथ सिंह, और दूसरे जो सरताप, रीजनल सरताप और वो सब है, वो RSS के जो एल्डर है, मोहन भागवत वगैरह, वरिष्ठ नेता, बुजुर्ग नेता, उनको क्या कहते हैं कि हम आपका हर एक हुक्म मानेंगे, आप जो हुक्म दोगे वो हम आप मानेंगे, लेकिन आप वही हुक्म दोगे जो हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट से मैच करते हो। मतलब आपका हुक्म मानेंगे, लेकिन आप वही हुक्म देना जो हमें मंजूर है। यदि आपने ऐसा कोई हुक्म दिया जिससे हमारी इनकम कम हो जाती है, हमारी भ्रष्टाचार की कमाई या वाइट में 1 नंबर की या 2 नंबर की कमाई कम हो गई, तो सरेआम हम आपकी अवहेलना करेंगे, आपका अवमान करेंगे, आपका अपमान हो जाएगा, पब्लिक में आपकी इज्जत है इतनी बड़ी, वो इज्जत खाक में मिल जाएगी। मतलब RSS के लीडर के पास अब इज्जत के सिवा कुछ नहीं है, कंट्रोल नहीं है, पावर कुछ नहीं है, पावर 0 है। उनकी रेप्यूटेशन है। रेप्यूटेशन क्या कि लोग इनका कहा मानते हैं। वो इमेज क्यों है? क्योंकि उनको वही बात कहनी पड़ती है जो नेता है बीजेपी के, वो मानने को तैयार हो। तो पहले उनको बता दिया जाता है कि आप इस तरह का ऑर्डर निकालना, ये ऑर्डर हम मानने को तैयार है, ये ऑर्डर नहीं मानेंगे, ये ऑर्डर नहीं मानेंगे, बस इतना ऑर्डर आप कल इश्यू कर देना, और उतने ऑर्डर मोहन भागवत वगैरह इश्यू कर देते हैं। उसकी वजह क्या है कि जो इकोनॉमिक सेंटर है, कहने के लिए भले ही संगठन हो, इतनी सारी शाखाएं हो, इतने सारे कार्यकर्ता हो, लेकिन पैसा RSS के नेताओं के पास नहीं है, पैसा सारा बीजेपी के नेताओं के पास है।
और बीजेपी के अंदर भी पैसा जो इकोनॉमिक स्पॉन्सर है बीजेपी के, फिर वो मल्टीनेशनल कंपनियां हो या भारत के उद्योगपति हो, जो इकोनॉमिक स्पॉन्सर है वो तय करते हैं कि बीजेपी के अलग अलग लेवल पे कौन अलग अलग नेता होंगे, और उनकी बात बीजेपी के वरिष्ठ अधिकारियों को माननी पड़ती है और आरएसएस के वरिष्ठ अधिकारियों को माननी पड़ती है, क्योंकि उनका कहा नहीं माना तो ये ओपनली उनका अवहेलना करेंगे, ओपनली उनकी अवमानना करेंगे, तो जो दिखावे की इज्जत है उनकी पब्लिक के अंदर वो भी खत्म हो जाएगी। अब इस समस्या का उपाय मैं क्या देखता हूं कि मुलायम सिंह जैसा गुंडा इलेक्शन जीत गया, यानी मुलायम सिंह की पुत्रवधू जीत गई, यानी मुलायम सिंह जीत गया, वरना वो अकेले इलेक्शन में खड़े रहती तो उसको कितना 10,000 वोट भी नहीं मिलते। जो वोट मिले वो तो मुलायम सिंह की गुंडागर्दी की और उसके जो इकोनॉमिक मैनिपुलेशन किया उसकी वजह से मिले। इस समस्या का उपाय क्या है? एक उपाय राइट टू रिकॉल है कि राइट टू रिकॉल के द्वारा एक कैंडिडेट अनअपोज इलेक्ट हुआ हो, 100% वोट से इलेक्ट हुआ हो या 20% वोट से इलेक्ट हुआ हो, पब्लिक उसे 15 दिन, महीने, 2 महीने के अंदर नौकरी से निकाल सकती है, उसकी जगह किसी और को रख सकती है। ये अनअपोज क्यों इलेक्ट हुआ? क्योंकि एक बार पब्लिक के साथ धोखा हुआ है। पब्लिक को लगा था कि भाई कोई ना कोई तो खड़ा होगा, बीजेपी खड़ी होगी, बीएसपी खड़ी होगी, कांग्रेस खड़ी। यदि पब्लिक को पहले से पता होता कि ये 3 पार्टियां बिक चुकी है तो पब्लिक एक अच्छे इंडिपेंडेंट को खड़ा कर देती, लेकिन पब्लिक एंड मोमेंट तक धोखे में रही कि बीजेपी का आदमी खड़ा होने वाला है, हम उसको वोट देके जिता देंगे, मौलाना यादव को हरा देंगे। लेकिन बार बार ये धोखा नहीं चलता। यदि राइट टू रिकॉल है तो 1 महीने 2 महीने के अंदर वहां पे दोबारा रिकॉल इलेक्शन हो जाता और मौलाना यादव या उसके कैंडिडेट को घर भेज देते, दूसरा कैंडिडेट आ जाता, जो कि अच्छा होता है या कम बुरा होता। और दूसरा राइट टू नन ऑफ द अबव, राइट टू रिजेक्ट में देखो फर्क है। राइट टू रिजेक्ट यानी कैंडिडेट किसी भी दिन रिजेक्ट कर सकता, सॉरी वोटर किसी भी दिन रिजेक्ट कर सकते, मैं उस राइट टू रिजेक्ट को मानता हूँ। और दूसरा जो कमजोर राइट टू रिजेक्ट है वो भी रखना चाहिए, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, कि दोनों में से कोई नहीं। तो मान लो एक आदमी अनअपोज्ड है तो भी वहां पे इलेक्शन होता जिसमें 2 ऑप्शन होते, पहला कैंडिडेट मुलायम यादव, मौलाना यादव, और दूसरा नन ऑफ द अबव यानी इसलिए नहीं। तो इस बार इलेक्शन होता तो 90% लोग बोलते हैं कि मौलाना यादव नहीं चाहिए, नन ऑफ द अबव, तो मौलाना यादव इलेक्शन हार जाते, यानी डिंपल यादव इलेक्शन हार जाते। तो इस तरह से हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के फोकस करना चाहिए। एक राइट टू रिकॉल एमपी कि पब्लिक किसी भी दिन एमपी को निकाल सके, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन नहीं है कि हम बीजेपी को किसी को पीएम बना दे या सीएम बना दे या डिक्टेटर बना दे, क्योंकि आपने देखा कि गडकरी बिक गया तो कल दूसरे भी बीजेपी के नेता बिक जाएंगे। आज राजनाथ सिंह बिक गया, कल दूसरा आएगा वो भी बिक जाएगा। वाजपेयी तो बिक ही गए थे। एंड्रॉन का आप केस स्टडी करो और जिस तरह से वाजपेयी और अडवाणी भी बिक गए थे कि नेशनल आईडी सिस्टम अडवाणी ने होने ही नहीं दी। 5-6 साल गृह मंत्री रहे, क्यों नहीं होने दी? क्योंकि नेशनल आईडी सिस्टम आती तो बांग्लादेशियों का घुसना मुश्किल हो जाता। इसलिए सऊदी अरेबिया ने उनको ऑफर दिया कि बोलो कितना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया को भारत में बांग्लादेशी घुसाना है। अडवाणी बिक के प्रमोद महाजन के थ्रू डीलिंग हुआ था और नेशनल आईडी सिस्टम नहीं हुआ। तो ये एक स्पष्ट उदाहरण के तौर पे मैं देना चाहता हूँ कि कन्नौज में आप देख सकते हो कि कैसी सौदाबाजी हुई। बीजेपी ने फॉर्म भी नहीं भरा, कैंडिडेट भी नहीं खड़ा रखा, सारी पार्टियां, सीपीएम ने भी कैंडिडेट नहीं रखा, वो भी बिक गया। कहते हैं कुछ लोग कहते हैं, बिल्कुल सर से बहुत झूठी बात है, कि कम्युनिस्ट पार्टियों में भ्रष्टाचार कम है। मैं बोलता हूँ भाई कन्नौज में फॉर्म तो भर सकते थे, वो कुछ नहीं तो चलो इलेक्शन हार जाते वो ठीक है, यूपी में उनका इतना बेस नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है इलेक्शन हार जाते। लोग मौलाना यादव से इतनी नफरत करते हैं कि वहाँ पे यदि सीपीएम ने फॉर्म भर दिया होता तो शायद इस बार सीपीएम का आदमी जीत जाता। तो सीपीएम भी बिक गई, सीपीआई भी बिक गई, एक भी पार्टी ने कसर नहीं छोड़ी, सारी की सारी पार्टियां वहां जाके बिक गई। किसी ने 25 करोड़ मांगा, किसी ने 5 करोड़ मांगा। तो इसका उपाय, ये सारी पार्टियां हमारी समस्या की उपाय नहीं है। और ये मुझे सिर्फ आपको एग्जांपल देना था, किसी बीजेपी के अगेंस्ट बोल रहा हूँ इस तरह की नहीं है, वहां सारी पार्टियां बिक चुकी है। और इसलिए हमें अच्छे कानूनों पे फोकस करना चाहिए। कौन से अच्छे कानून? राइट टू रिकॉल, एमआरसीएम, ज्यूरी सिस्टम वगैरह। धन्यवाद।